नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका तिवारी। आप लोग के सामने फिर से स्वागत करते हैं आप लोगों का। और इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं दिल्ली की। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की। और आप सभी को इस बार में खबर हो चुकी हो। और आज इस केस में बात करेंगे यशवंत वर्मा की। जी हाँ दोस्तों, यशवंत वर्मा वही जो जज थे हाई कोर्ट के दिल्ली से। दोस्तों यहाँ पे बहुत गंभीरता की बात है। अगर हमारे न्यायाधीश ही इस तरीके की हरकतें करेंगे तो देश कैसे किसी पे भरोसा करेगा। लोगों के कहने में ये भी आ रहा है कि हमें पहले पुलिस से ही डर लगता था कि पुलिस पैसे लेकर काम करती है, और अब तो हमें जज पर भी भरोसा नहीं रहा। लोग डरते हैं और फिर जाके केस करते हैं पुलिस में। जब पुलिस से बात नहीं बनती तो इस बात को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाते हैं। कोई भी बात होती है, कोई भी जांच होती है, और जब हमारा विश्वास इस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ही उठ जाए और ऐसी हरकतें हो, तो हम कैसे किसी पे विश्वास कर सकते हैं। तो ये कहानी जो है, ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। और इस सच्चाई के पीछे क्या वजह है, वो सारी बातें इस वीडियो में कवर करते हैं। बताते हैं आप लोग को पूरी जानकारी कि इसमें हुआ क्या था और क्या क्या होने की उम्मीदें आगे भी हैं, और क्या कहे जा रहे हैं, क्या उनके कौन सा ऐसा एलामलब जो है यहाँ पे एक्शन लिया जाएगा, किस तरीके से उनकी बातों को रखा जाएगा, किस तरीके से उनका अब क्या किया जाएगा। क्या उनको रखा जाएगा दोबारा से हाई कोर्ट में जज के खिलाफ, जज के रूप में, या फिर उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाएगी। सारी जानकारी इस वीडियो में पूरा देते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर सुनें। पहली बार बता दें, कहानी कहाँ शुरू होती है। ये कहानी शुरू होती है 14 मार्च 2025 से। 14 मार्च 2025 की घटना है ये। और हुआ था कि रात को ये 11:30 बजे करीब मतलब आग लग गई थी उनके घर में, उनके स्टोर रूम में आग लग गई थी। ये स्टोर रूम, कहा जा रहा है कि ये स्टोर रूम उनके घर से अलग था, और ये बात उन्होंने भी खुद कही है, यशवंत वर्मा ने भी, क्योंकि स्टोर रूम अलग था जो कि सिक्योरिटी के घर के बगल रहा करता था। और इन्होंने साफ जाहिर ये बात बोली है कि ये जो स्टोर रूम है ये सिर्फ और सिर्फ कोई ऐसी सामान जिसकी आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती, और थोड़ा बहुत जो सामान जो उनके मतलब कार्रवाई की जो कॉपी किताब होती थी, किताबें जो है, ये उसी की चीज़ें वहाँ पे उन्होंने स्टोर करके रखी थी, जो उन्होंने इम्पॉर्टेंट है वो सब चीज़ें रखी थी। ज़्यादा ज़रूरी सामान नहीं था, कभी कभी इस्तेमाल होने वाला चीज़ें, ये सब रखा था। अब बात आती है, बात क्या हुई है, ये आग लग जाती है रात के वक्त, जब वो उस समय वहाँ पे मौजूद नहीं होते हैं। कौन? वो और उनकी पत्नी, यशवंत वर्मा की पत्नी और यशवंत वर्मा। वो कहते हैं वो भोपाल हैं, भोपाल गए हुए थे। वो थे ही नहीं, उनकी बेटी और उनकी बुजुर्ग माँ केवल उस घर में थी। और जब ये आग लगी, उस आग लगने के बाद उनकी बेटी ने और उनके सिक्योरिटी गार्ड ने फ़ोन कर दिया फायर ब्रिगेड को। अब आती है दमकल की गाड़ियाँ और वो आग बुझाने का प्रयास करती हैं। आग बुझाने के प्रयास में ये देखा जाता है कि वहाँ पे जैसे ही दरवाज़ा खोल के वो अंदर घुसते हैं और पानी की बौछारें मार के उसको रोकने की कोशिश करते हैं, और वहाँ उनको क्या दिखता है कि लपटों के बीच कई सारी बोरियों में पैसे रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, नोटों की गड्डी रखी है। ये आपको वीडियो के तौर पे सामने दिखाई जा रही है, देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये नोटों की गड्डियाँ। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल असली नोटों की गड्डियाँ हैं। और इस वीडियो में क्या कहा जा रहा है वो भी ध्यान से सुने। इस में कहते हैं एक शख्स कि महात्मा गांधी जल रहे हैं। तो आपने इस बात को सुना। अब मैं बताती हूँ आप लोग को एक ज़रूरी बात। अब एक और बात समझना, यहाँ पे जब ऐसे इस मामलात हो जाते हैं, मामलात के बाद जब वो आते हैं, जहाँ से भी आते हैं, भोपाल से वो वापस लौट के आते हैं, तो आने के बाद उनका बयान क्या होता है, कहते हैं कि हम जब वापस लौटे और जब हमारा परिवार में से सभी, क्योंकि बेटी और बूढ़ी माँ थी तो ज़्यादा बहस तो कोई कर नहीं सकता था, तो उन्होंने कहा कि जब वापस लौटे तो हमने वहाँ पे किसी भी तरीके की नोट नहीं देखी, किसी भी तरीके का पैसा नहीं देखा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देखी जो इस बात को जाहिर कर सके, और ना ही हमें किसी ने भी पैसा या बोरियों की जानकारी दी। मतलब फायर ब्रिगेड की बात कर रहे हैं वो। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। एक बात और कही गई है, वीडियो बनाई फायर ब्रिगेड वालों ने। जब उन्होंने जानकारी दी इस बात की पुलिस को, पुलिस आती है 15 तारीख को। जी हाँ दोस्तों, अगले दिन 15 तारीख को पुलिस आती है। तो पुलिस आके ये चीज़ को चेकआउट करती है, सब कुछ चेक करती है, लेकिन वो भी इस बात को कुछ कहने को राज़ी नहीं हो रही है कि सच में ऐसा कुछ
हुआ था और इस चीज़ की बात को शायद छुपाया जा रहा है। तो अब बात सुनिए ध्यान से मेरी। अब वो बात है जब वो आके वापस कहते हैं कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मुझे सिर्फ फालतू में बदनाम किया जा रहा है। देखिए उनकी कहने की क्या कथनी है, मैं बताती हूँ आपको, सुनिए ध्यान से। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत जो है शर्मा ने शनिवार को दावा किया कि उनके आवास पर नकदी मिलने के आरोप उन्हें फंसाया जा रहा है और उन्हें बदनाम किया जा रहा है, साजिश का हिस्सा है और ये सब चीज़ें साजिश का हिस्सा है, ये साफ तौर पे वो बोल रहे हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय को 22 मार्च को लिखे गए जवाब में जस्टिस वर्मा ने यह भी स्पष्ट किया है कि आग जिसके कारण यह कथित घटना घटी मुख्य आवासीय भवन में नहीं बल्कि परिवार जो है परिसर के स्थित एक बाहरी भवन में लगी थी, जिसका उपयोग अनुपयोगी वस्तुओं को रखने में किया जाता था और कुछ ऐसी वस्तुओं, कुछ ऐसी घरेलू सामानों को रखने में किया जाता था जिसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। एक बात को मेरी बहुत ध्यान से सुने, ये चीज़ वो कथनी में कह रहे हैं। एक और बात आई है सामने कि बार जो है यहाँ पे, अब सुने, जस्टिस वर्मा ने कहा कि मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि मेरे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा उस स्टोर रूम में कभी भी कोई भी नकदी रखने की कोई भी जो है मतलब कथित तौर पे बोला गया है उन्होंने कि कोई भी किसी ने भी वहाँ पे कोई पैसा नहीं रखा था। किसी से भी आप पूछ सकते हैं, किसी से पता लगा सकते हैं, मेरे परिवारजनों में से किसी से भी। यह सुझाव की, और सुने ध्यान से, यह विचार या सुझाव की यह नकदी हमारे द्वारा रखी या संग्रहित की गई है पूरी तरह से बेतुका है। यह सुझाव की कोई व्यक्ति स्टाफ क्वार्टर में पास एक खुले, आसानी से दुर्लभ और आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले स्टोर रूम में या आउट हाउस में नकदी संग्रहित नहीं करता है। देखिए वो पता है क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं साफ तौर पे कि कोई भी व्यक्ति अपने स्टोर रूम में कोई ज़रूरी चीज़, मतलब ज़रूरी पैसा होता है, उसको नहीं रखता है। लेकिन हमने कई सारी, आप लोग सब जानते हैं कि कई सारी फिल्मों में हमने ये बात देखी है, आप सभी ने देखी होगी कि ऐसा ही होता है, कोई ऐसी जगह पे रखा जाता है जहाँ पे कोई भी बंदा ज़्यादा सोचे भी ना, ज़्यादा विचार भी ना करे, कुछ ऐसी जगह पे ही कैश को रखा जाता है। और ये पता है उन्होंने क्या बात बोली, उन्होंने बोला कि वहाँ पे उस स्टोर रूम का ताला तक नहीं लगा हुआ था, कह रहे हैं ताला भी नहीं लगा हुआ था, तब उसमें हम बिना सिक्योरिटी के पैसे को कैसे रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसी बात तो निकल के आ रही है, अब इसके बारे में पुख्ता तौर पे कुछ बात कही नहीं जा सकती, लेकिन एक बात यहाँ पे क्लियर है कि इसके ऊपर एक्शन क्या लिया जाएगा। उस एक्शन के लिए आपको एक बताते हैं कि क्या निकल के आया है, क्या बोला गया है। ट्रांसफ़र से लेकर सस्पेंशन और टर्मिनेशन तक जाने के विवादों पर घिरे जस्टिस यशवंत शर्मा पर हो सकता है एक्शन। जी हाँ, उनको निकाला जा सकता है, और किस तरीके से निकाला जाएगा सारी बताती हूँ कहानी। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत शर्मा के घर से कैश रिकवरी के मामले में देश की सर्वोच्च जो है अदालत जांच रिपोर्ट पब्लिक कर दी है। इसके बाद एक बड़ा सवाल यह है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो है क्या एक्शन हो सकता है। ध्यान से सुने इस बात को, क्या एक्शन लिया जा सकता है। दिल्ली के हाई कोर्ट जसवंत शर्मा के घर से बड़ी मात्रा में कैश मिलने की घटना देश की सियासत और न्यायपालिका में हलचल मचा दी है और विवाद बढ़ता देख आन फान में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को अंतरिम जांच, मतलब अंदर तरीके से इंटरनल बेस पे जांच करने की मांग की है। और उन्होंने कहा है कि जांच करें इंटरनल बेस पे, क्योंकि हुआ क्या है, कैसे क्या हुआ है, कहां से क्या चीज़ क्या बरामद की गई है। इस जांच के तहत शनिवार रात को एक वीडियो सबूत के रूप में सामने आया, जिसमें कि हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने कहा कि इस मामले की विस्तृत रूप से जांच की जाए, मतलब एकदम गहराई रूप से जांच करो उस बात की। इस तरह जहां दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले को गहन जांच की बात कही है, तो दूसरी ओर जस्टिस यशवंत शर्मा ने उनके ऊपर लगने वाले आरोप को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। ठीक है, जस्टिस वर्मा ने कहा कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, किसी का किया कराया ये कार्य है जो कि हमें फंसाने के लिए किया गया है। आगे सुने, पूर्व जज को क्यों नहीं कोई खास उम्मीद। देखिए ये बहुत ज़रूरी बात है, पूर्व जज जो पिछले जज थे उनको कोई खास उम्मीद क्यों नहीं है, वो क्या कहते हैं इस बात पे सुने ध्यान से। कैश कांड को लेकर जस्टिस यशवंत शर्मा सवालों के घेरे में हैं। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस जो है SM ढींगरा ने मामले को लेकर गंभीर तौर पे मुद्दा उठाया है कि पुलिस ने क्राइम सीन को सील करते हुए अपने कब्जे में क्यों नहीं लिया। जी हाँ, ये तो मुद्दा उठाने वाली बात है, क्योंकि क्राइम सीन को उन्होंने कब्जे में क्यों नहीं लिया था, यहाँ बताया जा रहा है, जबकि ऐसा ना करने पर सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है, जिसके तौर पे ही वो ऐसा कह रहे हैं कि हमने कोई भी तौर पे, मतलब कोई भी पैसा रुपए वहाँ पे कुछ नहीं देखा। अगर उन्होंने सील की होती, पुलिस ने मौके पर आके अगर सील की होती, अपने कब्जे में ले लिया होता, तो कोई भी उसके अंदर एंट्री नहीं कर सकता था।
मेरी बात को बहुत ध्यान सुने। जस्टिस वर्मा के खिलाफ कैश कांड को लेकर विवादों के बीच एक अहम सवाल भी उठता जा रहा है कि क्या इस मामले में जस्टिस वर्मा पर आगे एक्शन होगा। क्या जस्टिस वर्मा को सस्पेंड या ट्रांसफर किया जाएगा या फिर उनका टर्मिनेशन भी जारी हो सकता है। चलिए इसमें से प्रत्येक सिनेरियो को ध्यान से और एक एक करके आराम से समझते हैं। जस्टिस वर्मा के खिलाफ होगा एक्शन। जी हाँ, अब बात सुने ध्यान से। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम का कहना है कि जस्टिस वर्मा के घर में मिले कैश को लेकर विवादों के मामले सामने आए हैं। तो इस मामले को लेकर जो है क्या बोला गया है कि टर्मिनेशन भी हो सकता है। क्लियर तौर पर बात की गई है, जस्टिस वर्मा के खिलाफ होगा एक्शन। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम ने जो ये बात बोली है कि घर में मिले कैश को लेकर विवाद के मामले में कोई ट्रांसफर, सस्पेंशन या टर्मिनेशन पर्याप्त नहीं होंगे। इसका उनका कहना है कि इस मामले में जस्टिस वर्मा को क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का भी सामना करना पड़ सकता है। तो वही अब यह संसद तय करेगा कि क्या उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा या नहीं। जजों पर कैसा होगा महाभियोग। अब ध्यान सुने, महाभियोग होता क्या है। एक बड़ा सवाल यह है कि जज पर महाभियोग कैसे लगेगा। तो बता दें कि संविधान के तहत किसी भी जज को हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को ही है और जो सांसद के दोनों सदनों द्वारा पारित मोशन के आधार पर फैसला लेते हैं। बता दें कि जजों को हटाने की प्रक्रिया जज इंक्वायरी एक्ट 1968 में तय की गई थी। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें होता है कि नियम के तहत महाभियोग लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। लोकसभा में कम से कम 100 सांसद होते हैं, ठीक है, और पर 100 सांसदों के हस्ताक्षर लिए जाते हैं और राज्यसभा से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर लिए जाते हैं। इसके बाद अगर स्पीकर या चेयरमैन इस मोशन की मंजूरी देते हैं तो ही फिर एक 3 सदस्यों की कमेटी बनती है, जो इसमें से एक सुप्रीम कोर्ट जज, एक हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस और एक प्रतिष्ठित न्यायाविद जो यहाँ पे होते हैं। तो ये सारी बातें क्लियर बताई गई हैं कि क्या क्या चीज़ उनका की जाएगी। इसके बाद अगर स्पीकर या चेयरमैन इस पर मंजूरी देते हैं तो फिर सदस्यों की कमेटी को अपने यहाँ पे जो है क्लियरिटी तरीके से काम करेगी, ठीक है। तो ये क्लैरिटी के हम लोगों को वेट करना है कि क्या क्लैरिटी आती है। ये कमेटी ही महाभियोग का जो है सामना करने वाले जज के केस की जांच करती है और जज को इस कमेटी के सामने ही सफाई देने का मौका मिलता है, ठीक है। अगर जांच में जज को दोषी पाया जाता है तो क्या होता है, तो रिपोर्ट सांसद के सामने रखी जाती है और सांसद के दोनों सदनों में से इस पर बहस के बाद अगर 2/3 के बहुमत से जज को हटाने का प्रस्ताव पास होता है तो फिर राष्ट्रपति सांसद के प्रस्ताव को तहत जज को पद से हटा सकते हैं। ये तौर तरीका है जिससे जज को हटाया जाता है। तो आप लोग की क्या राय है इस पे, क्या जज को हटा देना चाहिए, क्या हमें उनको रखना चाहिए या हमें और भी पड़ताल करनी चाहिए। वैसे पड़ताल तो हो ही रही है, पड़ताल करने के बाद ही इस बात का पूरा तरीके से पुख्ता तौर पे पूरा रिजल्ट निकल के आएगा कि हुआ क्या था, कैसे क्या हुआ, किसने पैसे रखे, किसने आग लगाई, कैसे आग लगी, किस तरीके से आग लगी। कहते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया था, इस तरीके से आग लग गई थी, ठीक है, कमरे में शॉर्ट सर्किट हो गया था, ये बताया जा रहा है। और वहाँ पे जो तैनात किए गए थे पुलिस वाले, उनसे जांच की गई है कि जो सिक्योरिटी रोप में पुलिस थे, क्योंकि जज के अगल बगल पुलिस रहते, तो वो क्या कर रहे थे उस वक्त, वो कहाँ थे, क्या उन्होंने देखा नहीं या उस बात को वो नकारने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी मामला है, जिस भी तरीके का मामला है, सभी मामले पे पुख्ता तौर पे हम लोग सबूत इकट्ठा करके आप लोग को बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने पूरी वीडियो को ध्यान से सुना मेरी। और एक और चीज़ कहना चाहते हैं कि आपको अगर इसके आगे वीडियोज़ देखनी है और भी नई जानकारी प्राप्त करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें।